हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम जो आने वाले समय में होने वाले हैं, जैसे यूपीपी का एग्ज़ाम, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, चाहे वो आरपीएफ को लेके हों, चाहे वो एनटीपीसी को लेके हों या रेलवे टेक्नीशियन को लेके हों। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम में स्पेशली रेलवे में जो साइंस का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए साइंस की सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ का नाम है विज्ञान अब होगी और भी आसान। सीरीज़ को हमने कल स्टार्ट किया है और उसमें हमने कल एक टॉपिक पढ़ा बायोलॉजी में, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फ़िज़िक्स की सीरीज़ और थोड़े दिन बाद हम केमिस्ट्री की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर देंगे, सो दैट इन तीनों सब्जेक्ट को हम साइमल्टेनियसली पढ़ते चलेंगे ताकि आपके अंदर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप हो पाए, आप तीनों ही साइंसेस को कनेक्ट करके समझ पाएँ और देख पाएँ। राइट, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करना है, सो दैट ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो फिज़िक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशियाँ। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है, इजी टू हार्ड हम जाएंगे ताकि स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा टफ ना लगे। और बिलीव मी, अगर आप ये वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहेंगे और पेन पेपर लेकर अपने नोट्स को बनाते रहेंगे साथ साथ, तो आज से कुछ दिनों बाद या एक महीने बाद आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होंगे जो आप एग्ज़ाम के पहले उठाएंगे, पढ़ेंगे और चले जाएंगे। और बिलीव मी, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इसमें से ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिज़िक्स को पढ़ने के लिए पहले हम जानेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है, यानी भौतिक विज्ञान होती क्या है। तो जैसा कि आप इस डेफिनेशन को देख पा रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने सोचा कि जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ उस तरह से आपको भी पढ़ाऊँ। तो ये इस पूरे फिज़िक्स को हम हैंड रिटन नोट से ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि फ़िज़िक्स होती क्या है, तो फिज़िक्स विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। मीन्स फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। द्रव्य होता है, हम इसको मैटर बोलते हैं, ये लिक्विड वाला द्रव नहीं है, द्रव्य और एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जो ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करती है उसे हम फिज़िक्स या भौतिक विज्ञान बोलते हैं या फिज़िकल साइंस बोलते हैं। राइट, अब हमने यहाँ पे दो वर्ड जाने, द्रव्य एवं ऊर्जा, मतलब मैटर एंड एनर्जी। अब ये मैटर एंड एनर्जी होते क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव की जा सकती है। तो द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, मतलब कि जिसमें कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है जो स्थान को घेर लेती है। अगर किसी स्पेस में वो है तो वो उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगी। जिसमें भार होता है, भार मतलब वेट होता है। अभी मैं आगे चल के आपको भार और द्रव्यमान दोनों में डिफरेंस भी समझाऊंगी। भार अलग चीज़ होती है और द्रव्यमान अलग चीज़ होती है, तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव की जा सकती है। ज्ञानेंद्रियां मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी मैटर के बारे में कि मैटर वो है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, मतलब वेट होता है, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव किया जा सकता है, मतलब जिसको हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं, आप सभी को पता होगा। आईज़ होती हैं, नोज़ होती हैं, टंग होता है और ईयर्स होते हैं और स्किन होती है। 5 हमारे पास
5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं वैसे तो हम आगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से आपको जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है, जो बाहरी वातावरण होता है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके ब्रेन तक जाती है उन ऑर्गन्स के थ्रू होकर, तो ऐसे ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गन जो बाहरी किसी सूचना को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, तो ऐसे ऑर्गन सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो क्या है, या सुनते हैं कानों से तो आपको पता चलता है, टेस्ट करते हैं जीभ से तो पता चलता है, या स्मेल करते हैं नाक से तब पता चलता है, या छू के बताते हैं। इन 5 चीज़ों के अलावा आप किसी तरीके से नहीं बता सकते हैं कि सामने वाली चीज़ क्या है, कैसी है और उसका क्या इफ़ेक्ट है, राइट। तो ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। चलिए आगे मूव करते हैं हम। द्रव्यमान और भार, मैंने कहा था मैं आगे चल के आपको द्रव्यमान और भार में अंतर समझाऊंगी अच्छे से, तो वो टॉपिक आ गया है कि द्रव्यमान और भार में हम अंतर समझेंगे। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी भी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। उसका यह सदैव नियत रहता है। मतलब जो द्रव्यमान है वो कहीं भी जाने से चेंज नहीं होगा, राइट, वो हमेशा नियत रहता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम भार की बात करें, भार मतलब वेट, इसको हम वेट बोलते हैं, और द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, मास एंड वेट। तो वेट क्या होता है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वेट क्या होता है, वह बल, वो फोर्स होता है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित यानी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर जो मास होता है उसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल m होता है। मास दिखाने के लिए हम स्मॉल m का यूज़ करते हैं, जबकि वेट दिखाने के लिए हम कैपिटल W का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, W = m × g। अब ये m तो आप समझ गए कि ये m तो ये मास वाला m है, बट ये g क्या है, g जो है हमारा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा जब आप क्लास 12th में होंगे, अगर आप साइंस साइड से होंगे, फिज़िक्स में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो जी का जो मान है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड आती है, राइट। तो जी का जो मान हमारे अर्थ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर जो उसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। बट इसकी वैल्यू हम आसान करने के लिए अपनी कैलकुलेशन को अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 भी कर सकते हैं। तो ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी हेल्प से कोई किसी भी चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो W का जो फॉर्मूला है वो W = m × g, यानी किसी भी चीज़ का मास इंटू उसमें अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका वेट हो जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस है द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान में हम केवल उस चीज़ का उसकी मात्रा लेते हैं, जबकि हम भार में उसकी मात्रा और जो पृथ्वी उस पर एक फोर्स लगा रही है, एक जो बल लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, उसे भी इंक्लूड करते हैं। तो ये था हमारे मास और वेट में डिफरेंस। चलिए मूव करते हैं आगे। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भार का फॉर्मूला है W = m × g। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के भी। तो मतलब W का जो मान है वो डायरेक्टली मास पे भी डिपेंड करता है और W का मान डायरेक्टली g पे भी डिपेंड करता है। तो इस रिलेशन से हम ये जानेंगे कि भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। अब ये क्या पॉइंट है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें भूमध्य रेखा और ध्रुव की बात समझनी पड़ेगी। जैसे ये हो गई आपकी अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है।
पृथ्वी को जो बीचों बीच से जो रेखा, एक इमेजिनरी लाइन, रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं एग्जिस्ट करती है, एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं कि वो पूरी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, या इक्वेटर बोलते हैं, राइट। जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले का जो सबसे पॉइंटेड हिस्सा है इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले के पॉइंटेड हिस्से को, सबसे नीचे का हिस्सा होता है, उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि इस त्वरण का मान, मतलब जो जी का मान है, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। मतलब जब भी हम अर्थ में, मान लीजिए यहाँ पर हैं इक्वेटर पे, यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगे या साउथ पोल की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा जी का मान है वो बढ़ेगा। तो इसका एक उल्टा पॉइंट भी निकल के आता है कि जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, चाहे नॉर्थ पोल से और चाहे साउथ पोल से, तो इसका मतलब जी का मान घटता है। मतलब जितना ज़्यादा जी का मान पोल्स पे होता है उतना ज़्यादा जी का मान इक्वेटर पे नहीं होता है। चलिए, ये था। नेक्स्ट पॉइंट है भार का मान परिवर्तित होता है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेटर पे जी का मान कुछ और है। दूसरे पेन से कर देते हैं, कलर से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इक्वेटर पे जो जी का मान है वो कुछ और है। जब पोल की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, या पोल से नीचे की तरफ आते हैं इक्वेटर तरफ तो घटता है। तो डेफिनेटली अगर जी का मान चेंज हो रहा है, W = m/g है, तो अगर जी चेंज हो रहा है, क्योंकि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, तो W भी चेंज होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी प्रूफ होता है कि भार का मान परिवर्तित होता है। जैसे जैसे जी का मान चेंज होता है वैसे वैसे भार का मान भी चेंज होता है। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, इनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। भौतिक राशियाँ या फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम इन्हें बोलते हैं। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी अदिश राशि और एक होती है हमारी सदिश राशि। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे उसे। अब जैसा कि आप ये नाम देख रहे हैं, अदिश, अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो। राशियों में 2 चीज़ें होती हैं। जो क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, और एक चीज़ होती है क्या, इसको उठा देती हूँ, एक होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड और एक हमारे पास होती है क्या चीज़, डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं परिमाण, एक होता है हमारे पास परिमाण और डायरेक्शन आप जानते हैं दिशा। तो किसी भी क्वांटिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब जो अदिश राशि है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि अदिश मतलब दिशा नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो आप डेफिनेशन देखेंगे, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। राइट, अदिश राशि कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अदिश को हम स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे टाइम, अब टाइम को दिखाने के लिए हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूरी भी हम केवल उसके मैग्नीट्यूड से बताते हैं, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले,
चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, ये सब हमारी अदिश राशियाँ हैं। इनमें हमको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हम परिमाण से या मैग्नीट्यूड से काम चलाते हैं। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसी राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश यानी दिशा के साथ। एग्जाम्पल की बात करें तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। वेग यानी वेलोसिटी एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। बल यानी फोर्स, त्वरण ए एक्सेलरेशन। अब एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए बल का जो फॉर्मूला होता है F = m/a होता है। m हमने पढ़ा मास होता है किसी भी चीज़ का, और a हमने अभी देखा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है। और त्वरण भी आगे त्वरण का भी क्या फॉर्मूला होता है, v/t होता है, राइट। और हमने देखा कि वेग भी स्केलर है, त्वरण भी वेक्टर है, त्वरण भी वेक्टर है। तो त्वरण भी वेक्टर है। वेक्टर, जब भी वेक्टर हमें क्वांटिटी दिखानी होती है तो हम उस क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं, ये वेक्टर का साइन होता है। वेग भी वेक्टर है, तो जब इसका m/f = m/a है तो ये वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है f भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जहाँ m जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। m में कोई दिशा नहीं होती है, मास में कोई दिशा नहीं होती है। वहीं पर जब हम भार की बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। जब हम भार की बात करेंगे तो वो m/g होगा। g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है। और त्वरण हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब g जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब जो भार है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा याद रखिएगा। कन्फ्यूजन में आता है, दोनों ही ऑप्शन में होते हैं और कन्फ्यूज़ हम कर जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से आप दिमाग में रट लीजिएगा, बिठा लीजिएगा, आते हैं। और बाकी के जो आपके होते हैं ये बेसिक हैं, आना होता है आपके एग्ज़ाम में, इसी में से आएंगे। यही 4-5 आप याद कर लीजिए, बाकी इनको आप बना भी सकते हैं। अगर आपको कोई क्वांटिटी दी हुई है, अगर आप उसकी डायमेंशंस और यूनिट बनाना सीख जाएंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। चलिए मूव करते हैं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम कर लेंगे, मैंने अपने टाइम पे किया था, ये शायद टिक भी कर लिया है, बट आप क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? है और नहीं है का बहुत ध्यान रखिएगा। त्वरण, वेग, ऊर्जा, विस्थापन। तो हमने अभी अभी ऊपर वाले स्लाइड में देखा कि त्वरण एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी यानी वेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी, ऑप्शन सी, एनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अगर इस टॉपिक से मिलते हैं तो, कि इनमें से कौन सी एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, या स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। और अगर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आप केवल रटने पे फोकस करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। मात्रक, नेक्स्ट हमारा है मात्रक। मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट क्या होती है? मात्रक या यूनिट क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो वेट हो, मास हो, ठीक है। अगर हम मास को मेजर कर रहे हैं
तो हम किस में मेजर करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम उसकी यूनिट हो जाएगी। हम डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो हम मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो ये किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सब क्या हैं? ये सब यूनिट्स हैं किसी भी भौतिक राशि। जैसे भौतिक राशि हमारी मास हो गई, डिस्टेंस हो गई, दूरी, इन सबको नापने के लिए हम एक मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मात्रक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब मात्रक भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक या जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट होती हैं। और एक हमारी क्या होती हैं? ये डेराइव्ड यूनिट होती हैं। एक होती है हमारे फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है हमारे डेराइव्ड यूनिट्स। अब जानेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक में क्या डिफरेंस होता है। जो मूल मात्रक होते हैं यानी जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक मतलब जिससे मिलकर बाकी सारी चीज़ें बनी होती हैं। बेस वो होता है लेकिन उससे मिलकर बाकी अदर चीज़ें बनी होती हैं, वो होता है फंडामेंटल या बेसिक। जैसे द्रव्यमान के लिए अगर हम यूनिट की बात करें, फंडामेंटल यूनिट, तो वो है किलोग्राम। दूरी के लिए अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो है मीटर। अगर हम टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो ये है सेकेंड। और जो आप ये ML&T ये देख रहे हैं ना, मास, दूरी के लिए लेंथ होता है, लेंथ का L, और समय टाइम का T, ये MLT। ये जो ये इसको दिखाया गया है इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। या इसको हम हिंदी में बोलते हैं विमाएं। इनका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और अलग इसको निकालने का तरीका होता है। चलिए आगे हम जानेंगे हमारे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं यानी डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। मैं आपको अभी आगे डायमेंशन भी पढ़ा दूंगी, आप चिंता मत करिए, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, मतलब ऐसे मात्रक जिन्हें हमें दिखाने के लिए, जिन्हें हमें उत्पन्न करने के लिए दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है क्षेत्रफल। जैसे क्षेत्रफल है, दूरी का मात्रक हमने पढ़ा कि मीटर होता है, भाई डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में हम नापते हैं। अब अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, लंबाई भी एक तरीके की डिस्टेंस है और चौड़ाई भी एक तरीके की डिस्टेंस है, मतलब इसका भी जो मात्रा फंडामेंटल यूनिट होगी वो m होगी, मीटर, और चौड़ाई की भी जो फंडामेंटल यूनिट होगी यानी जो मूल मात्रक होगा वो मीटर होगा यानी m होगा। मीटर इंटू मीटर ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की हमारी जो यूनिट आ गई, डेराइव्ड यूनिट, वो क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, मिलकर दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स मिलकर एक तीसरा कोई मात्रक मिलकर बना देती हैं तो उसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये जो डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स के मिलने से ही बनते हैं, ये अलग से कहीं से नहीं आते हैं, अलग से इनका कुछ नहीं फॉर्मूला होता है। जैसे आप यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं जो दिया हुआ है आयतन का आपको। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ का भी क्या हो जाएगा, मीटर, ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा, मीटर, और हाइट का भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब।
ये बन गया किसका यूनिट, आयतन का, यानी वॉल्यूम का यूनिट। तो क्या हमने वॉल्यूम का यूनिट कहीं अलग से लाए? नहीं, हमने फंडामेंटल यूनिट से ही इसको डेराइव किया है, निकाला है, व्युत्पन्न किया है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में क्या डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस है, पढ़ लीजिए, हमेशा याद रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम जानेंगे मात्रकों को नापने के लिए मात्रकों की भी एक पद्धति या सिस्टम होता है। वो सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे एक होता है हमारा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS में हम क्या करते हैं, जो दूरी होती है उसको मीटर में, M हो गया मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में, K हो गया किलोग्राम, और समय को सेकंड में, S हो गया सेकंड, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है ये। MKS सिस्टम पद्धति को सिस्टम बोलते हैं। MKS सिस्टम में जैसे कभी कभी आता है कि इस यूनिट को आप MKS सिस्टम में कन्वर्ट करिए, तो जब आपको MK और S का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि MKS है क्या, तो आप MKS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वहीं पर अगर हम आपको ये बोल दें आसान भाषा में कि एक कोई यूनिट है, उसको हमने सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में दिया हुआ है, उसको आप MKS में चेंज करिए, तो आप जब, या मीटर किलोग्राम सेकंड में चेंज करिए, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम में, और सेकंड को वैसे ही रहने देना है, ये कह रहा है। लेकिन वही आपको कह देगा कि MKS में चेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे जब आपको MKS के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये MKS का पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट है कि MKS है क्या और कैसे आप उसमें उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दूसरा सिस्टम हम पढ़ेंगे CGS सिस्टम। CGS सिस्टम जो है हमारा, इसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, C से सेंटीमीटर, द्रव्यमान को हम ग्राम में मेजर करते हैं, G से ग्राम, और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, S से सेकेंड। यहाँ पे ये CGS सिस्टम है, ये MK से थोड़ा छोटा होता है, और क्योंकि इसमें सारी यूनिट्स उसके स्मॉलर फॉर्म में हैं। दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में हमने लिया है। ये पद्धति जो है ये फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप समझ गए होंगे कि CGS का क्या मतलब है। नेक्स्ट हमारा है FPS पद्धति। FPS पद्धति में हम क्या करते हैं, जो दूरी है हमारी उसको हम मीटर सेंटीमीटर में ना नाप के फीट्स में नापते हैं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। जो द्रव्यमान है हमारा उसको हम किलोग्राम और ग्राम में ना नाप के पाउंड में नापते हैं। तभी देखिए, और ये देखिए ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश यानी US में बहुत पॉपुलर है। आप कभी सुनेंगे, हमारे यहाँ जब कोई बेबी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न, तो हम कहते हैं कितना वेट है बेबी का, तो डॉक्टर्स बताते हैं 2.5 kg या 3 kg, हम केजीज में बात करते हैं, किलोग्राम में या ग्राम में बात करते हैं, इतने किलोग्राम और इतने ग्राम का है। लेकिन जब US में, फॉरेन में, मतलब स्पेशली अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है, या बात करें ब्रिटेन में कहीं बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ पर वेस्ट कंट्री से एक कंबाइंडली बात कर लें तो वेस्ट में बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ पे किलोग्राम और ग्राम में उसका वेट नहीं मेजर करते हैं, वो लोग कहते हैं कि इतने पाउंड का है। तो पाउंड वहाँ पर जो वेट है, जो मास है, मास को वो लोग पाउंड में मेजर करते हैं, ना कि ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं, राइट। समय को वो लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, इसलिए इसे हम FPS यानी फीट पाउंड सेकेंड सिस्टम भी बोलते हैं। और ये ब्रिटिश में बहुत पॉपुलर है, ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर है। आज़ादी से पूर्व भारत में यही पद्धति प्रयोग में लाई जाती थी। अच्छा, क्यों लाई जाती थी? जैसा कि आप सबको पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज किया, तो जब किसी के कंट्रोल में हम रहते हैं, कॉलोनियल पीरियड था उस समय, उन्होंने हमें कॉलोनाइज्ड किया था, राइट, कॉलोनाइज़ किया था। तो जब आप कॉलोनाइज होते हो किसी दूसरी कंट्री के, किसी दूसरे कल्चर के लोगों के द्वारा, तो क्या होता है कि वो अपना सिस्टम आप पर चलाते हैं और आप भी धीरे धीरे उनके सिस्टम से यूज टू हो जाते हैं, राइट। तो यही हुआ, हम उनके कंट्रोल में थे तो हम उनके सिस्टम को ही फॉलो करते थे। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में जो फीट होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 फीट होता है हमारा 30.48 सेंटीमीटर के बराबर। 1 किलोग्राम होता है हमारा 2.2
LBS के बराबर। पाउंड को हम LBS से दिखाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे SI सिस्टम के बारे में या SI पद्धति के बारे में। SI सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। तो 1960 में जेनेवा कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है। बट स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बर्न। कैपिटल बर्न है, बट एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जेनेवा। जेनेवा में जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट सम्मेलन होते हैं या इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो इसी सिटी में ले आते हैं, बजाय इसके कि जो कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की वो बर्न है। बट जितने भी इम्पॉर्टेंट समिट्स होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? जेनेवा में होते हैं। तो आप ये सोचकर मत कंफ्यूज होइएगा कि जो है कैपिटल ही जेनेवा कैपिटल नहीं है स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है और जेनेवा वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है या प्लेस है जिसमें सारे समिट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 1960 में जेनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया। 1960 में एक समिट हुआ, एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर सभी कंट्रीज़ एक साथ आए और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसी को हम एक यूनिवर्सल सिस्टम की तरह फॉलो करेंगे और इसमें जो मेजर किया जाएगा वो एक्यूरेट हम उसी को मानेंगे, बजाय FPS, CGS, MKS अलग अलग सबका अलग अलग करने से अच्छा है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम बना लें। तो जब वो आपका ख़त्म हुआ सम्मेलन, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा बना, यानी SI सिस्टम बना। ये जो MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये अलग से कहीं से नहीं डेराइव हुआ है। ये जो MKS पद्धति थी हमारी, उसी का एक चेंज फॉर्म है, बस एक परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने 7 क्वांटिटीज़, 7 जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं, 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बनाया है। उनके 7 मूल मात्रक हमने बनाए हैं। जैसे द्रव्यमान का जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यूनिट है वो किलोग्राम हमने माना है। लंबाई का मीटर में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम की बात करें तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में सेकेंड्स में मेजर करते हैं टाइम को। फोर्थ हम बात करें तापमान या टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के जैसे आप बहुत सारे यूनिट्स पढ़ते हो, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, राइट। बट जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में SI यूनिट जो मानी है, जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी है, वो हमने केल्विन मानी है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, इसको हम AMP लिखते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट बात करें ज्योति की तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम नापते हैं कैंडेला में, कैंडेला। नेक्स्ट बात करें पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल में। मोल से आप याद रखिएगा, मोल का एक जो है फॉर्मूला भी होता है। जैसे मैं आपको मोल का फॉर्मूला बताऊं, मोल होता है किसी भी पदार्थ में जो उसके मोलों की संख्या होती है, मोल इज इक्वल टू उसका वेट, जो भी पदार्थ का वेट है, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो है ये फॉर्मूला होता है मोल्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूरी के मात्रक की। दूरी के मात्रक की अगर ये एक्स्ट्रा मात्रक हैं, जैसे जब हम किसी खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को जब हम मेजर करते हैं, लाइक आप किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर मेजर करेंगे तो उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU में मेजर करते हैं। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.4 × 10⁻11 मीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई जो होती है वो 1.4 × 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ये यूनिट आप ये इसका मान याद कर लीजिएगा कि मीटर में कन्वर्ट करके कितना ये आएगा, बाकी इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रकाश वर्ष या
लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं या प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अब एक लाइट ईयर को अगर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो एक लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पारसेक की। तो पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसका उपयोग भी खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को मापने में किया जाता है। मतलब ये भी एक तरीके की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही है। एस्ट्रोनॉमिकल जो एंटिटीज़ हैं उनको ही नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अपने, जो मैंने आपको बताया था डायमेंशंस के बारे में, आपको जो मैंने बताया था एम, एल और टी के बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं हम, ज़्यादा विजिबल हो सके आपको। राइट, हम अब बात करेंगे डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस होती क्या है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स थ्रू विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज टू डिफाइन द क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट उनके ऊपर जो पार्ट्स लगाई जाती हैं वो होती हैं हमारी डायमेंशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि मास को हम लिखते हैं इसमें कैपिटल एम से, इसमें सब कैपिटल लिखा जाता है, ठीक। लेंथ यानी डिस्टेंस को हम लेंथ मानते हैं और इसको हम लिखते हैं एल से। टाइम का हम ले लेते हैं टी, टाइम का हम ले लेते हैं क्या, टी ले लेते हैं। तो एम एल टी, इसी में हम एक और जब टेम्परेचर ले लेते हैं, जब हम टेम्परेचर भी ले लेते हैं तो वो हो जाता है केल्विन का के। इतने में आपका काम चल जाएगा। अब आपने समझ लिया कि कहीं पर m लिखा होगा तो उसका मतलब है वो मास को डिनोट कर रहा है, l लिखा होगा दैट मीन्स वो लेंथ यानी डिस्टेंस यानी दूरी को डिनोट कर रहा है, अगर t लिखा है तो वो टाइम मतलब समय को डिनोट कर रहा है, और अगर k लिखा है दैट मीन्स केल्विन, वो टेम्परेचर को वहाँ पर दर्शा रहा है। अब हम देखेंगे किसी भी मात्रक का, किसी भी यूनिट का हम जो डायमेंशन है वो कैसे हम लिखते हैं, कैसे अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखने को आ जाएगा तो आप डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे बहुत सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं वेग। जैसे वेग है या वेलोसिटी है, आपको पता है कि जो वेग होता है v इज इक्वल टू s अपॉन टी होता है। v इज इक्वल टू आपका हो जाता है s अपॉन टी, यानी कि स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। अब आपको पता है कि स्पीड का क्या होता है, आपको पता है स्पीड का ये होगा आपका सेकेंड v इज इक्वल्स टू d अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। अब डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं L से कर लिया, अपॉन ये v बराबर हो जाएगा। टाइम को हम क्या डायमेंशन लिखते हैं इसकी, t लिखते हैं। अब ये हो गया L अपॉन टी। अब इसमें m का तो कोई काम है नहीं, लेकिन जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो हम उसमें m, l, t तीनों का ही यूज़ करते हैं। अगर k आया है तो k का यूज़ करेंगे, अगर k नहीं आया है, कहीं पर हीट की बात हो रही है, कहीं पर टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर फॉर्मूले में ही हो रही है, जैसे स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, तो आप वहाँ पे k को मेजर करेंगे, भले ही k का यूज़ हो और चाहे k का यूज़ ना हो। लेकिन जो जनरल फार्मूलाज होते हैं बाकी के, जैसे वॉल्यूम है आपका, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क, एनर्जी, पावर है, तो वहाँ पे आप m, l, t, m का भले ही काम हो या ना हो, m को आप मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अब आगे। तो इस तरीके से अब हमको अपना डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। हम लिखेंगे अपना डायमेंशनल फार्मूला। तो हमने ये देखा
सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला में हम बनाते हैं क्या, एक ब्रैकेट, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हम बनाते हैं। अब इसमें लिखेंगे हम m, फिर लिखेंगे l और फिर लिखेंगे t और कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। अब जो हमारे पास नहीं है, जैसे यहाँ इस फॉर्मूले में जो वेग का हमारा फॉर्मूला है, इसमें कहीं भी मास का या m का कोई कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, m की जो पावर है उसको ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे l की, तो बिल्कुल l की बात हो रही है और l कितना है, एक ही है। डिस्टेंस मतलब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का होता है मीटर यूनिट, और टाइम अपॉन टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ही यूनिट है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। तो एक ही मीटर है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब तो है नहीं, तो यहाँ पे हम l एक है तो l की पावर लगा देंगे 1, राइट। अब हम बात करेंगे t की, टाइम की। तो टाइम हमने देखा मीटर पर सेकंड, यानी कि टाइम जो है वो नीचे है हमारा, जो डिवाइड में है। तो अगर हम इस t को ऊपर ले आ रहे हैं तो हम को इसकी पावर -1 करनी पड़ेगी। हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ 1/, नीचे लिखी होती है 1/, मान लो आपका लिखा है 1/2 लिखा है, और इसकी पावर मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 होती है। अगर हम इस 2 को ऊपर लाना चाहें किसी भी वे में, हमें कोई काम हो, कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम 2 को ऊपर लाएंगे, 2 की पावर -1 करते हैं कि नहीं करते हैं। सेम उसी तरीके जब हम t को ऊपर लाएंगे तो यहाँ t की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, वेलोसिटी का। क्या होगा, m l t -1, 1 को जो +1 है उसको भले ही आप मेंशन ना करें, बट 0 को -1 को जो माइनस में है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। +1 आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं मेंशन कर सकते हैं, बट कर देंगे तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हम वेलोसिटी की बात करें, उसका क्या होगा, m0 l1 t की पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला वेग का। तो काफ़ी हौच पौच इसमें हो गया है। अब मैं आपको एक दूसरे फॉर्मूले से चलिए समझा देती हूँ और अच्छे से। दूसरा अगर हम ले लें, मान लीजिए एक्सेलरेशन का, राइट, एक्सेलरेशन त्वरण, ए होता है हमारा v/t, वेलोसिटी पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की हमने अभी पढ़ा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होती है यूनिट, और टाइम का हमें सेकेंड पता ही है। अब ये सेकेंड जो है इस सेकेंड के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन की। अब इस यूनिट का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, यानी विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम विमीय सूत्र भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे m, फिर लिखेंगे l, देन लिखेंगे t और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर m भी है और t है, बट l का कोई यहाँ पर नहीं, m का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, l और t यहाँ पर दिया हुआ है, तो m हम कर देंगे सीधे से m की पावर 0। l की बात करें तो एक ही मीटर है, तो l की पावर हो जाएगी 1। t की बात करें तो यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, और जब ये स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा पावर -2। ये स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बना वो बना m0 l1 t की पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला आपका एक्सेलरेशन का, यानी त्वरण का। इसी तरीके से वो आपको कोई भी यूनिट दे सकते हैं, किसी भी एंटिटी की यूनिट, जैसे आपको पावर की दे सकते हैं, फोर्स की दे सकते हैं, किसी की भी दे सकते हैं। अगर आपको उस क्वांटिटी का, उस एंटिटी का फॉर्मूला नहीं आता है, अगर आपको नहीं पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर आपको जैसे डेंसिटी का मान लीजिए मैं निकाल के दिखाती हूँ, डेंसिटी जो होती है वो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। अब मास का हो गया, मास है, और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, आपको पता है, यानी कि मास का तो हो गया आपका किलोग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर क्यूब। हमको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब का जब आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे mLT, तो m यहाँ दिया हुआ है किलोग्राम, 1 टाइम दिया हुआ है तो पावर 1, l का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है तो 0, और अगर हम नहीं सॉरी l का है यहाँ पे मीटर है तो
लेंथ में आ जाएगा। टी का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो टी का नहीं है तो टी हो जाएगा हमारा 0, और ये 0 है। मीटर, अगर एल की बात करें तो मीटर क्यूब यानी 3 है पावर, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3। तो डेंसिटी का यानी घनत्व का जब हमने अपने का डायमेंशनल फार्मूला बनाया तो m1 L-3 और T0, ये बन गया हमारा किसका, डेंसिटी यानी घनत्व का। तो सिंपली आपको जब ये फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, जब आपको ये ही चीज़ नहीं आ रही होगी, तो फिर आप कैसे आगे की ये डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा डायमेंशनल फार्मूला पे, कि कैसे आप जो है डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपकी, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कुछ ना समझ में आया हो आपको, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यूनिट एंड डायमेंशंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस वीडियो से आपका ज़रूर हो जाएगा बाहर। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की एज सच ज़रूरत नहीं है। तो मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तीनों ही साइंसेस को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं साइमल्टेनियसली आपको पढ़ाती चलूँ एक, ताकि आप तीनों सब्जेक्ट के साथ एक कनेक्ट रह पाएँ। ऐसा ना हो कि एक आज मिला है टॉपिक तो एक 10 दिन बाद शुरू होगा, तो ऐसा ना हो। आप तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ते चलें और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मोटिवेशन वाली बात होती है, जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा उतना ही अच्छा हम अपना भी काम कर पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक जो आप करेंगे, लाइक के लिए, और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल सफलता गंज को। धन्यवाद। जय हिंद।